नीलकंठ एक अच्छा और साधारण इंसान रहते हैं। वह पहले गांव में रहा करते थे, पर पुलिस की नौकरी लगने पर वह शहर जाकर रहने लगते हैं। गांव में उसका खेती बाड़ी होता है, पर वह गांव के राजेश नाम के किसान को सब कुछ सौंप कर वहां शहर नौकरी करने चले जाते हैं। राजेश वैसे तो अच्छा इंसान होता है, पर अंदर से बहुत ही लालची रहता है। पैसे को देखते ही उसका नियत बदल जाता है। नीलकंठ राजेश से मिलने साल में एक ही बार आया करते हैं। जब फसल की बिक्री हो जाती है तब। एक साल बीत जाता है। राजेश नीलकंठ के खेतों से खूब कमाई करता है, पर जब नीलकंठ आते हैं तब वह उसे कहता है, भैया इस साल फसलों की पैदावार कम हुई है तो मुनाफा भी कम हुआ है। नीलकंठ पुलिस वाला होते हैं, तो उसके पास इतना समय नहीं रहता कि वो सच्चाई का पता कराते बैठे रहे, इसलिए राजेश जो भी कहता है वो यकीन कर लेते हैं। इधर राजेश खूब पैसे बटोर लेता है, पर नीलकंठ को कम ही पैसे देता है। नीलकंठ शहर में गरीबों को उस पैसों से खाना खिलाते हैं और अपने जेल में कैदियों के लिए अच्छी अच्छी किताबें खरीद कर देते हैं और उन्हें कहते हैं, इसे पढ़ना भाइयों और अच्छा इंसान बनकर बाहर निकलना। दूसरे, तीसरे और चौथे सालों तक राजेश हर बार नीलकंठ को मूर्ख बनाता रहता है। दरअसल नीलकंठ का खेत पूर्वजों का होता है। जमीन में कोई भी कमी नहीं होती, उसमें अच्छी फसल होती है, पर राजेश उसे मूर्ख बनाता जाता है और कम पैसा ही नीलकंठ को देता जाता है। नीलकंठ के पास इतना समय नहीं रहता, इसलिए वह अपने गांव का खेत हिस्सेदारी में गांव के ही किसी किसान राजेश नाम के इंसान को देता है और हिस्सेदारी में दोनों पैसों को आपस में हर साल बांटते रहते हैं। इस साल राजेश को नीलकंठ कहते हैं, ज्यादा चालाकी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू चालाकी कर रहा है। मेरा खेत बहुत उपजाऊ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 4-5 सालों तक इसमें कोई भी ढंग का फसल नहीं उग पाया। तब राजेश कहता है, भैया अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप इस साल ये खेत किसी और को देकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नीलकंठ को समझ आने लगता है कि राजेश उसे धोखा दे रहा है और धान का पैसा कम दे रहा है। वह ललित नाम के दूसरा किसान को अपनी खेत में खेती करने को कहता है और उसे जो भी कमाई होगा उसे दोनों बांट लेंगे, ऐसा कहता है। ललित एक अच्छा इंसान रहता है, पर राजेश को ये बात हजम नहीं होता और जाके ललित से कहता है, अरे ओ भाई कैसे हो, क्या हालचाल। ललित कहता है, हाँ भाई सब ठीक है। तब राजेश कहता है, अरे सुना है तुम अपनी बिटिया के लिए लड़का देख रहे हो, मतलब इस साल काफ़ी खर्चा होने वाला है। तब ललित कहता है, हाँ भाई देखो ना, एक छोटा किसान आखिर क्या क्या कर पाएगा, खेती से उतना खर्चा कहाँ से उठा पाऊंगा। तब राजेश कहता है, अरे सुना है इस साल नीलकंठ अपना खेत तुम्हें दिया है, उसका खेत तो है ना, उसका कमाई तो आने वाला है। तब ललित कहता है, हाँ भाई पर मैं ईमानदार हूँ, आपके जैसा नहीं। तब राजेश झूठ बोलता है, भाई मुझे दिल की बीमारी है, मैंने जो भी किया अपने परिवार वालों के लिए किया है और तुम्हें भी तो शादी करानी है ना, तो तुम भी पैसा कम ही देना नीलकंठ को, मैं भी उसे नहीं बताऊंगा, तुम भी मत बताना। देखो भाई हम दोनों एक ही गांव वाले हैं, नीलकंठ ये गांव में नहीं रहता, उसका तो सरकारी नौकरी है, वो भला क्या जाने गरीबी क्या होती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। समय बीतता है और फसल की कटाई शुरू होती है। ललित नीलकंठ का खेत का फसल बेचता है। इस साल भी हर साल की तरह बड़ा मुनाफा होता है, पर राजेश के भड़काने पर ललित भी उसे कम पैसा देता है। नीलकंठ को अब यह बात पूरा भरोसा हो जाता है कि राजेश सही कह रहा था, मेरा खेत ही खराब है, इसमें ज़्यादा फसल पैदा नहीं हो पाता। जब नीलकंठ गांव आते हैं तब राजेश से वह माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना भाई, मैं तुम पर बेवजह शक किया, पर राजेश मैं ये जिम्मेदारी ललित को दे चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वे शहर वापस चले जाते हैं। इधर ललित और राजेश हर साल धान का पैसा खाते हैं और नीलकंठ को थोड़ा ही पैसा देते हैं। नीलकंठ का कुछ दिनों बाद अचानक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, उसे सर पर चोट आ जाता है, इस वजह से उसका याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। नीलकंठ से मिलने उत्तम यानी उसका दूसरा भाई आता है, वह उसकी कमज़ोर याददाश्त का फ़ायदा उठाने को सोचता है। उत्तम कहते हैं, भाई नीलकंठ मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। तब नीलकंठ कहता है, अब तुम ही मेरे सारा जिम्मेदारी को संभालो। उत्तम बहुत ही होशियार होता है और चालाक भी, वह चालाकी से उसके ज़मीन को अपने नाम कराने का सोचता है।
अगले साल ललित फिर से उत्तम को नीलकंठ के खेतों का पैसा कम ही देता है, पर उत्तम खुद ही चोर होता है, इसलिए वह समझ जाता है और उसके साथ राजेश की शिकायत नीलकंठ से करके वे दोनों को थाने में बंद कराता है। ललित और राजेश दोनों नीलकंठ के थाने में ही बंद रहता है और नीलकंठ उससे जाकर कहते हैं, आज सच्चाई सामने आ ही गया। मैंने जब पूछा था तब तुम दोनों मुझसे झूठ बोला करते थे, अब सच्चाई सामने आ ही गया, अब जेल में दोनों सड़ो। नीलकंठ दोनों चोर यानी ललित और राजेश को जेल में सिर्फ सूखा चावल खाने को देता है और कहता है, इसी धान का तुम दोनों ने अपमान किया है, मुझसे झूठ कहा करते थे और अपना सारा पैसा हड़प लेते थे। न जाने कितने सालों तक तुम दोनों मेरे भाई के खेत का पैसा खाया है। तुम दोनों को यही सज़ा मिलेगा, सूखा चावल ही खाने को मिलेगा, ना ही इसके साथ सब्जी मिलेगी, ना ही दाल मिलेगा। तुम दोनों की यही सज़ा है। नीलकंठ के वहाँ से जाने के बाद राजेश ललित को कहता है, ये क्या भाई, नीलकंठ भैया कह रहे हैं कि वे उत्तम का खेत है, जबकि ये खेत तो नीलकंठ भैया का था। लगता है इसका कमज़ोर याददाश्त का फ़ायदा उत्तम ने बड़ी चालाकी से उठाया है और खेतों को अपना नाम करा लिया है। लगता है ये सच्चाई हमें नीलकंठ भैया को बताना पड़ेगा, लेकिन अभी वो हम दोनों पर भरोसा नहीं करेंगे। सही समय आने पर हम दोनों इसकी सच्चाई जरूर बताएंगे। 1 साल गुजर जाता है। नीलकंठ अब दोनों को जेल से छोड़ते हैं। दोनों अब सुधर चुके होते हैं। तब नीलकंठ कहते हैं, तुम दोनों की सज़ा मैंने माफ़ कराया है। एक ही साल में तुम दोनों सुधर गए हो और एक अच्छा इंसान बन गए हो। आगे भी ऐसे ही रहना और मेरे भाई उत्तम के खेतों का ख्याल रखना। तब राजेश कहता है, माफ़ करना भैया, हमें एक बात बतानी है। राजेश और ललित दोनों नीलकंठ को सच्चाई बताते हैं कि वह खेत सब नीलकंठ का ही था। कुछ दिनों बाद नीलकंठ गांव में जाकर और भी लोगों से पता करते हैं। तब उसे पता चलता है कि राजेश और ललित सही कह रहे थे। तब नीलकंठ उत्तम से अपना खेत वापस लेते हैं और कहते हैं, भाई आपके ऊपर भरोसा किया था, पर आपने मेरा याददाश्त का फ़ायदा उठाया, मेरा खेत को अपना नाम करा लिया। उत्तम वहां से निकलकर अपने शहर वापस लौट जाते हैं। नीलकंठ वापस गांव आकर ललित और राजेश को अपनी खेतों का जिम्मेदारी देते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, शुक्रिया भैया, हम दोनों के ऊपर वापस से भरोसा करने के लिए। हम दोनों ईमानदारी से काम करेंगे। तब नीलकंठ ललित को कहते हैं, ललित, इस साल जो भी मेरे खेतों से कमाई होगा वे सारे पैसे को तुम अपने पास ही रखना। तुम्हारी बेटी की भी तो शादी करानी है। दोनों उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। अगर कोई इंसान हमारे ऊपर भरोसा करता है तो हमें उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। पैसों से बढ़कर इंसान का ज़िंदगी होता है, इसलिए दूसरों से बिना जले अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। और ऐसे ही हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।